गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मेरा नाम प्रभात है फ्रॉम prosperitywithprabhat.com। आज की इस वीडियो में हम एक नए अकाउंटिंग रेशियो के बारे में सीखेंगे, जिसको बोलते हैं डेट टू इक्विटी। ये डेट टू इक्विटी क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे कैलकुलेट होता है। हम जब किसी शेयर को सेलेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए, तो हमें डेट टू इक्विटी को कैसे कंसिडर करना चाहिए। डेट टू इक्विटी अप टू किस एक्सटेंट तक एक्सेप्टेबल है, किस एक्सटेंट के बाद एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन सा गुड डेट है, कौन सा बैड डेट है। हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और ये समझते हैं कि डेट टू इक्विटी है क्या। डेट टू इक्विटी हमें ये बताता है कि कंपनी ने डेट लिया है, डेट मतलब जो कर्ज लिया है या लोन लिया है, वो कंपनी के इक्विटी के कंपैरिजन में क्या है। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी को मैं अभी और थोड़े टेक्निकल टर्म्स में बताऊंगा, लेकिन इक्विटी को आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, कंपनी की जो रियल वैल्यू है आ, उसको हम इक्विटी बोलेंगे। और उसके कंपैरिजन में डेट कितना है। डेट अगर बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमें ये समझने की जरूरत है कि जितना ज़्यादा डेट होगा कंपनी को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। कंपनी जितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगी तो कंपनी को अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उतना कम से कम पैसा बचेगा, और शेयर होल्डर को कम बेनिफिट्स मिलेंगे, डिविडेंड्स के लिए कम पैसे बचेंगे। और कंपनी के पास जितना कम डेट होगा तो कंपनी अपने जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में वो इंटरेस्ट उसे उतने ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पैसे को कंपनी अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बढ़ा सकती है। तो ये हमारे नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि जिसके पास कम कर्ज है वो, उसको हम बोलते हैं कि फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड है। और जिसके पास ज़्यादा कर्ज है, मे बी उसको उतना बुरा नहीं है, एज लॉन्ग एज वो अपने इंटरेस्ट को रिपे करने के कैपेसिटी में हो। लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा कर्ज है उतनी ज़्यादा लाइबिलिटी है, राइट। तो हमें इस फैक्टर को समझने की जरूरत है कि डेट टू इक्विटी कैसे वर्कआउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि डेट क्या है। डेट इज इन वेरी कॉमन टर्म्स, डेट मतलब कर्जा, हमने कितना कर्ज लिया हुआ है। तो कंपनी ने कर्ज कितना लिया हुआ है। कंपनी यूजुअली कहाँ से कर्ज लेती है, बैंक से कर्ज लेती है, और उस बैंक से जो भी कर्ज लेती है वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। कर्ज लेना इज नॉट ए बैड थिंग, बिकॉज ये कर्ज, कंपनी कर्ज नहीं लेगी तो फिर अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो कर्ज ले रही है वो वो कर्ज रियल में जिस पर्पस के ले रही है उस पर्पस में यूज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सेकेंड थिंग कि उसका जो इंटरेस्ट है, जब कंपनी को इंटरेस्ट जितना पे करना है, वो कंपनी हर साल या हर क्वार्टर पे या हर महीने कंपनी इंटरेस्ट पे करने के कैपेसिटी में है या नहीं है। एंड थर्ड थिंग कि रियल में जो कंपनी ने डेट का जो पर्पस था उसी पर्पस के लिए यूज कर रही है, या कोई ऐसा पर्पस जिससे कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं हो या शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट नहीं हो। फॉर एग्जांपल, प्रमोटर्स जो है अपने घूमने फिरने के लिए, फॉरेन टूर्स के लिए, गाड़ियों के लिए, हेलीकॉप्टर्स के लिए, अपने बिल्डिंग्स के लिए, ऑफिस को रेनोवेट करने के लिए, कुछ ऐसे पर्पस के लिए यूज कर रही हो जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के ग्रोथ पे ना हो, तो वो एज ए रिटेल इन्वेस्टर या किसी भी शेयर होल्डर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, राइट। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वो डेट का जो पर्पस है वो क्या पर्पस है। डेट अपने इक्विटी के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, राइट। तो इसीलिए जब भी हम किसी कंपनी को सेलेक्ट करें तो हम ये समझें कि उसकी डेट टू इक्विटी क्या है, वो अपने सेक्टर में जो बाकी कंपनीज हैं उसके कंपैरिजन में कैसे डेट टू इक्विटी में वेरी करता है, राइट। अब समझते हैं कि डेट हमने समझ लिया, मोटा मोटा कर्ज। अब समझते हैं इक्विटी क्या होता है। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन पेशेंस के साथ समझिए कि इक्विटी क्या होता है। जैसे मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करने का सोचा, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, और स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 10 करोड़ रुपीज से स्टार्ट किया। ओके। जो भी स्टार्टिंग मनी होता है, जो प्रमोटर्स, जैसे मैं जब कंपनी को स्टार्ट कर रहा हूँ उसको प्रमोटर बोलेंगे, मैं प्रमोटर हूँ, प्रमोटर ने जितना भी पैसा कंपनी के बिगिनिंग में लगाया उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल, लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 10 करोड़ रुपीज है, ये जो अमाउंट है वो 10 करोड़ रुपीज है। अब जब मैंने 10 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट किया मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ और भी पैसे की जरूरत है अपने प्लांट एंड मशीनरी को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक कंपनी से लोन लिया, किसी बैंक से लोन लिया, और वो लोन लिया फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 करोड़ का। ठीक है। अब उस 2 करोड़ के लोन से मैंने अपने बिजनेस में कुछ नए फैक्ट्रीज ओपन किए, कुछ गुड सामान खरीदे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स खरीदे, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे जो नेट प्रॉफिट मिला
अगर आपको याद हो कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट वाले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेट सपोज नेट नेट प्रॉफिट मुझे 4 करोड़। नेट प्रॉफिट कहने का मतलब जितना भी मैंने सेल किया उसमें से मैंने अपने एक्सपेंस को माइनस किए, और उसके बाद मैंने उस पर गवर्नमेंट को टैक्स दिया, और टैक्स देने के बाद जो मुझे प्रॉफिट बचा दैट विल बिकम नेट प्रॉफिट, राइट। अब जो नेट प्रॉफिट हुआ वो मेरा हुआ 4 करोड़। चूंकि ये फर्स्ट ईयर है, तो जो भी मेरा नेट प्रॉफिट हुआ उसको मैं बोलूंगा कि रिजर्व। अब मेरा रिजर्व कितना हो गया? 4 करोड़। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मैंने जो मेरा पहले ईयर का प्रॉफिट था वही मेरा रिजर्व हुआ। अब इसी को क्या करते हैं कि अब मैं ये मान लो कि ये मेरा फर्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन है, ईयर 1। ठीक है। अब मैं ईयर 2 में चलता हूँ। सेकेंड ईयर क्या होता है? अब सेकेंड ईयर में मैंने फिर से बिजनेस में मैंने अपना से पैसा नहीं लगाया। लेट्स सपोज कि जो मेरा स्टार्टिंग में मेरा 10 करोड़ था वही 10 करोड़ अभी भी लगा। अगर 10 करोड़ अभी भी लगा है तो मेरा शेयर कैपिटल कितना होगा? अभी भी 10 करोड़ ही होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने पैसा लगाया था। अब इस साल मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे 2 करोड़ रुपए और चाहिए, क्योंकि मुझे एक डिफरेंट सिटीज में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और लगाना है। ठीक है। तो मैंने एक 2 करोड़ का और लोन लिया फ्रॉम बैंक से। अब मेरा टोटल लोन कितना हो गया? 4 करोड़। क्योंकि अब ये लोन कभी कम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जिससे भी मैंने लोन लिया उसको मैं प्रिंसिपल पे नहीं कर रहा हूँ, हर साल मैं उसको इंटरेस्ट पे ही कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा पिछला जो 2 करोड़ का डेट था अभी भी दो करोड़ का ही डेट था, और मैंने फर्दर 2 करोड़ और ले लिए, तो अब मेरा टोटल डेट कितना हो गया? 4 करोड़। अब इस साल मेरा नेट प्रॉफिट हो गया लेट सपोज 5 करोड़ का। ठीक है। अब लास्ट ईयर का मेरा रिजर्व कितना था? 4 करोड़। इस साल का मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 5 करोड़। अब मेरा रिजर्व कितना बन जाएगा? 4 एंड प्लस 5, 9 करोड़। ठीक है। अभी 2 साल के ही फिगर पे हम स्टिक करते हैं। तो मेरा रिजर्व है 9 करोड़। तो इस टाइम पे जो मेरी कंपनी की जो टोटल इक्विटी होगी वो कितनी होगी? आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए। तो इक्विटी ये होगी कि मैंने स्टार्टिंग में जितना पैसा लगाया, विच वाज 10 करोड़, और उसके बाद जो टोटल मेरा रिजर्व बना नेट प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करते हुए जो मेरा रिजर्व बना, प्लस वो, तो 10 प्लस, तो मेरा 10 करोड़ शेयर कैपिटल था और रिजर्व हुआ मेरा 9 करोड़, तो टोटल मेरा हो गया 19 करोड़। तो इसको बोलते हैं इक्विटी। तो इक्विटी को हम क्या बोलते हैं कि इक्विटी इज द सम ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। एंड व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व इज द टोटल सम ऑफ द नेट प्रॉफिट एवरी ईयर, अनलेस कि उस रिजर्व में से मैं पैसे निकाल के बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूँ, जो अभी के एग्जाम्पल में नहीं है। ठीक है। अब मेरा हो गया इक्विटी 19 करोड़। टोटल डेट मेरा कितना है? टोटल डेट मेरा है 5 करोड़, सॉरी 4 करोड़। ठीक है। 4 करोड़। अब मेरा डेट टू इक्विटी कितना बनेगा? तो डेट टू इक्विटी का मतलब होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सिंपल, राइट। जिस तरह पी रेशियो हमने सीखा था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, उसको बोलते हैं पी रेशियो। इसी तरह डेट टू इक्विटी का मतलब हुआ कि डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी का मतलब हुआ कि अगर यहाँ मैं फॉर्मूला लगाता हूँ डेट, ठीक है, 4 करोड़ डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी मीन्स 19 करोड़, एंड दैट गिव्स मी 0.21। ठीक है। तो अभी मैं बोलूंगा कि मेरा जो डेट टू इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो 0.21 का है। होपफुली इतना क्लियर होना चाहिए। अब 0.21 ज्यादा है, कम है, ठीक है, नहीं है, ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन इन मोर सिंपलिस्टिक मैथमेटिकल टर्म्स हमने ये समझ लिया कि डेट इक्विटी कैसे निकला है, और हमने ये भी समझा कि इक्विटी क्या होता है, ये भी समझा रिजर्व क्या होता है, ये भी समझा शेयर कैपिटल क्या होता है, राइट। बहुत ज्यादा चीजों को एक बार में समझने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन पोर्शन एकदम स्मॉल पार्ट्स में हम सीखेंगे तो हमें हमारी लर्निंग भी बढ़ती जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। और जब भी हम कोई भी शेयर या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो स्क्रीनर की साइट पे जाके हम उसको ये चेक करेंगे, तो दैट विल गिव अस वेरी गुड कॉन्फिडेंस कि हमने खुद से रिसर्च किया है और हमने ये डाटा को फाइंड किया, राइट। अब हम आते हैं स्क्रीनर पे। स्क्रीनर एज यूजुअल फिर से मैं आपको बताता हूँ, और जब भी आपको टाइम मिले स्क्रीनर पे आइए। जो भी कंपनी में आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो उस कंपनी को सर्च कीजिए, यहाँ डेटा देखिए। नहीं किया है तो रैंडमली भी किसी भी टॉप कंपनीज के, टीसीएस का, इन्फोसिस का, विप्रो का, एशियन पेंट्स का, जो जो भी कंपनी आपके माइंड में आती है वहाँ यहाँ सर्च कीजिए, और ट्राई टू स्पेंड सम टाइम हियर कि ये क्या बताता है। अगर कोई फील्ड्स कोई वैल्यू आपको समझ नहीं आ रही है, आप यूट्यूब देखिए, गूगल कीजिए, और मैं भी कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में कुछ नए नए रेशियोज, नई फील्ड्स, नई नई फील्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊं। ठीक है। तो लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए मैं टाटा मोटर्स लेता हूं। अब टाटा मोटर्स का डेट टू इक्विटी कितना है? 1.26। सबसे उससे भी पहले अगर मान लीजिए आपके पास स्क्रीनर पे डेट टू इक्विटी नहीं आ रहा है,
तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप जाएंगे। ओके। और जो फिर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डेट टू इक्विटी मान लो नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो डेट टू इक्विटी अगर नहीं आता है तो वहाँ जो ये थोड़ा स्लो चल रहा है, आई डोंट नो कि प्रॉब्लम मेरे एंड से है या स्क्रीनर स्लो चल रहा है, रियली डाउट कि स्क्रीनर स्लो चल रहा होगा। बट अगर नहीं, अगर मान लीजिए कि इससे अभी अभी के स्क्रीन पे डेट टू इक्विटी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐड टू रेशियो टेबल में जाएंगे और यहाँ पे डेट सर्च करेंगे। तो ये पॉपअप करके आपको बताना चाहिए कि डेट टू इक्विटी क्या है, जो कि अभी मुझे लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, राइट। आप आ जाएगा, मुझे लगता है तो स्लो चल रहा है। तो अब डेट टू इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। फिर से हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे आएंगे, बैलेंस शीट पे आएंगे। अब बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि इस कंपनी की इक्विटी कितनी है। इसकी इक्विटी कितनी है, और जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि इसका जो इक्विटी कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल है, वो 766 करोड़ है। और ये है 84,152 करोड़। तो अगर मैं फिर से यहाँ आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि 766 करोड़, राइट, वॉज दैट द नंबर, गिव मी अ सेकेंड। तो 766 करोड़ एंड दिस इज 84,152 करोड़, राइट। तो यहाँ मैं करता हूँ 84,152 करोड़। और ये टोटल मुझे कितना देता है, दैट गिव्स मी 84,000। यहाँ मैं करता हूँ सम, सॉरी, बेस, बेस प्लस बेस, राइट। तो ये हो गया 84,900 करोड़, 918 करोड़। ये इसका क्या हुआ, टोटल इक्विटी। ठीक है। अब देखते हैं इसका डेट कितना है। डेट हमें कैसे पता चलेगा, फिर से हम इस पीरियड पे आएंगे और देखेंगे कि इसकी बोरोइंग, टोटल बोरोइंग कितनी है। बोरोइंग का मतलब होता है डेट, कंपनी ने कितना उधार ले रखा है। ठीक है। तो कंपनी ने उधार ले रखा है 107,262, 107,262। ठीक है, इतना उधार ले रखा है। तो अब यहाँ पे डेट टू इक्विटी कितना हो रहा है, डेट टू इक्विटी हो रहा है दिस डिवाइडेड बाय इक्विटी 1.26। एंड आई थिंक डेट टू इक्विटी जब हमने देखा था तो 1.26 ही था। मैं यहाँ पे हाइड फोल्डिंग मीटिंग कंट्रोल, तो अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे फिर से जब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ डेट, डेट टू इक्विटी, राइट। तो फिर से हम आते हैं, देखते हैं डेट टू इक्विटी कितना है, 1.26, राइट। अब हमारा भी कैलकुलेशन 1.26, परफेक्ट, राइट। तो अब ये समझते हैं 1.26 का मतलब क्या हुआ। 1.26 का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अपने इक्विटी से 1.26 टाइम्स कर्जा ले रखा है। ठीक है, ये। अब ये अच्छा है बुरा है कैसा है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। मान लीजिए कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अदानी एंटरप्राइजेज। ठीक है। अदानी का हमें पहले से पता है कि अदानी का जो, अदानी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले रखा हुआ है। तो उसकी वजह से उसका डेट टू इक्विटी मुझे लगता है ज़्यादा होना चाहिए, बट लेट्स हैव अ लुक। अदानी का डेट टू इक्विटी है 1.67, राइट, वो ज़्यादा ले रखा है। अब हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, क्या देखते हैं, इन्फोसिस देखते हैं। इन्फोसिस का कितना है तो इन्फोसिस का जो डेट टू इक्विटी है वो 0.09 है। 0.09 कहने का मतलब क्या हुआ कि जीरो, जितना इक्विटी है उसके 0.09% ही उसके पास डेट है, मीन्स विच इज स्ट्रॉन्गर, इन्फोसिस या अदानी एंटरप्राइज। कर्जा के मामले में, डेट के मामले में हम बोल सकते हैं इन्फोसिस, इन्फोसिस जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर सिचुएशन में है। अब अदानी एंटरप्राइजेज या जो टाटा मोटर्स हमने देखा है उनका कर्जा, डेट डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, राइट। उन तो वो क्या है कि हर साल उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जो ग्रोइंग कंपनीज है, जो स्मॉल कंपनीज है, जो बिगर कंपनीज भी है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन लेते हैं और हर साल उसके इंटरेस्ट को रिपेमेंट करते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब कोई मार्केट वोलेटिलिटी हो, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो और कंपनी उस इंटरेस्ट को रिपे करने के लिए अनेबल हो, या कंपनी रिपे तो कर रही है और रिपे करने के लिए भी कंपनी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं से लोन ले रही है और उसको रिपे कर रही है, जो कि हमारे लिए वो भी आइडियल सिचुएशन नहीं है। ठीक है। तो यूजुअली कैसा मानते हैं
कि 0.025, 0.25, 0.25 नहीं, 0.25 तक का जो डेट टू इक्विटी है, हाँ, वो मैनेजेबल इक्विटी रेशियो है। ठीक है, 0.30 तक भी कहीं कहीं हम ये कंसिडर करते हैं कि 0.30 ये डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो हम मान के चलते हैं कि वो अच्छा है। उससे ज्यादा है तो फिर हमें केस बाय केस समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, एक कंपनी है वेदांता। ठीक है, वेदांता बहुत बड़ी कंपनी है, माइन एंड मिनरल्स कंपनी है, जो माइनिंग करती है, मिनरल्स निकालती है। उसके पास बहुत सारे माइंस हैं, एल्युमिनियम के, जिंक्स के, ऑल दैट। इसका आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा, 2.37। तो मतलब जितनी इक्विटी है उससे 2.37 टाइम्स ज्यादा उन्होंने कर्जा ले रखा है, और हर साल वो उसको रिपे करते हैं। ठीक है, कर्जा आपको यहाँ से, जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी बैलेंस शीट था, बैलेंस शीट में जो बोरोइंग का कॉलम था, यहाँ से आपको कर्जा पता चलता है। यू कैन सी कि 72,777 करोड़ वेदांता ने कर्जा लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे, अगर हम डेट टू इक्विटी को सर्च करना हो, अब कैसे करेंगे? तो स्क्रीन पे आएंगे और स्क्रीन पे जाएंगे। ठीक है, और स्क्रीन पे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ लिखे डेट टू इक्विटी। ठीक है, जी, डेट टू इक्विटी शुड बी लेस देन, अगर मैं बोलता हूँ 0 पॉइंट, या लेस देन, मैं बोलता हूँ लेस देन इक्वल टू 0.25। ठीक है, मैंने इतना बोला। आप इस पे देखते हैं कि वो ऐसी कंपनी को फिल्टर आउट करके देगा जिसका डेट टू इक्विटी 0.25 से या उससे कम है। यहाँ देखिए, जीरो पॉइंट डेट टू इक्विटी यहाँ जी आ रहा है, तो मतलब जो हर्षदीप करके कंपनी है, इसके पास 0.00 है। ये सारी आपकी 00 वाली मिल गई है। ये आपका 0.21 है। इसको अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन से सर्च करेंगे, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से डाउनवर्ड करते हैं तो देखो, टीसीएस का 0.09, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी ऑफ इंडिया की 0.00। तो ये सब साउंड कंपनी है जिन्होंने कम से कम कर्जा ले रखा है। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, कर्जे लेने की जरूरत होती है हर साल, इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब कंपनी इस सिचुएशन में ना हो कि उस कर्जा को रिपे कर पाए, या उस कर्जे में जो इंटरेस्ट पे कर रही है उसको बिजनेस एक्सपेंशन में नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको हर साल या हर महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा ये समझ लिया कि डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, शेयर कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल जो इनिशियल अमाउंट है, रिजर्व मतलब नेट प्रॉफिट एकोमुलेट होता जा रहा है ईयर एंड ईयर। और डेट टू इक्विटी, जब डेट को इक्विटी से डिवाइड करते हैं। डेट टू इक्विटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली अपने डेट के मामले में, अपने कर्जा के मामले में कितनी साउंड है। जितना ज्यादा कर्जा होगा, कंपनी उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी। कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी, कंपनी के पास सेल्फ एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उतना कम से कम पैसा बचेगा। राइट, तो इसीलिए हमें जो बहुत ज्यादा हाई डेट टू इक्विटी रेशियो वाली कंपनीज है उससे बचना चाहिए। 0.25 या 0.30 तक जो डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी है, वो फाइनेंशियली डेफिनेटली साउंड मानेंगे। कैसे सर्च करेंगे? हम स्क्रीन पे जाएंगे, स्क्रीन में जाएंगे, और जैसा मैंने बताया आपको कि स्क्रीन पे जाके यहाँ क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे, और न्यू स्क्रीन में जाके यहाँ हम डेट टू इक्विटी सर्च करेंगे, और यहाँ लेस देन इक्वल टू में हम जाके 0.25 करते हैं, तो ऐसी कंपनीज को फिल्टर आउट करके देगा जिसकी डेट टू इक्विटी 0.2। या आप जिस कंपनी को खरीदने वाले हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये समझते हैं कि मैं एक, मान लीजिए कंपनी आयन एक्सचेंज, जो कि वाटर प्योरिफिकेशन, जो गंदा पानी होता है, सीवेज का पानी होता है, उसको प्योरीफाई करती है। तो इस पे देखिए कि मान लीजिए कि आपने ये डिसाइड किया कि मैं इसकी शेयर लेने वाला हूँ, तो आप एक बार इससे जाके देख लीजिए डेट इक्विटी कितना है, 0.15। वेरी गुड। ठीक है, तो इसको हम 0.25 को हम अच्छा मानेंगे कि इसमें ज्यादा कर्जा नहीं ले रहे। एक फैक्टर आपका ये कम ये हो गया। तो समरी में क्या है कि, अच्छा एक चीज और है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बताना मैं भूल गया, कि जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज है, वहां डेट टू इक्विटी हमें कंसिडर नहीं करना। मतलब कि जो बैंक्स है, जो फाइनेंस कंपनीज है, जो लेंडिंग कंपनीज है, जो रियल एस्टेट के लिए फाइनेंस करती है, वहां डेट टू इक्विटी हमें नहीं देखना। रीजन क्या है कि वो जो बिजनेस मॉडल है वही डेट पे चलता है। जो जो फाइनेंस कंपनीज है वो क्या करती है, कस्टमर से, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वहां हम जितना भी पैसा डिपॉजिट करते हैं वो उनके लिए डेट है। और उस पर क्या करेंगे, वो उनको लोन देंगे, दूसरे कस्टमर को लोन देंगे, और लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो उनके लिए क्या है, बेनिफिट है। तो उनका बिजनेस मॉडल ही यही है। फॉर एग्जाम्पल जो एच डी एफ सी बैंक है, एच डी एफ सी बैंक को जब मान लीजिए कि हाउसिंग के लिए लोन दे रहे हैं, तो एच डी एफ सी बैंक को लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो एज ए रिटेल कस्टमर या बिजनेस, और भी जो कंपनीज हैं, उनसे वो क्या करेंगी, वो कम इंटरेस्ट पे लोन लेंगी,
और उस लोन को मार्जिन के साथ दूसरे को फिर हाउसिंग लोन में या किसी और डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस लोन में पास करेंगे, और जो बीच का मार्जिन होगा वो प्रॉफिट होगा। गेटिंग माय पॉइंट राइट? तो वहां पे जितनी भी आपकी फाइनेंशियल कंपनीज है, वहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो यूजुअली या मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा ही होता है। तो जब आप किसी फाइनेंशियल कंपनी को लेने वाले हैं तो वहां पे आप डेट टू इक्विटी को इग्नोर कीजिए। ठीक है? इग्नोर कहने का मतलब एक सर्टेन लेवल तक इग्नोर कीजिए, देखिए कितना टाइम्स ज्यादा है, और ये मान के चलिए कि वो आपको 0.25, 0.30, 0.5, 1.0 तक के रेशियो में आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का मेरा डेट टू इक्विटी कितना है। तो आईसीआईसीआई बैंक का डेट टू इक्विटी, अगर ये जल्दी से लोड हो जाता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि डेफिनेटली देखिए 6.53, मतलब इक्विटी से 6.5 टाइम्स ज्यादा इन्होंने डेट ले रखा है, विच इज परफेक्टली मेकिंग सेंस, बिकॉज ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि वो पैसा लोन लेंगे और फिर दूसरे को लोन देंगे और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, और जो मार्जिन होगा वही बिजनेस होगा। तो यहाँ पे हम डेट को इग्नोर करेंगे, डेट टू इक्विटी को इग्नोर करेंगे। फिर अगर हम एक दूसरी कंपनी सर्च करते हैं, मान लीजिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी जिस तरह ये भी बैंक है, इसका देखते हैं कि डेट टू इक्विटी कितना आता है। और जितने भी स्मॉल फाइनेंसेस बैंक है, देखिए इसका डेट टू इक्विटी है 7.80। जियो फाइनेंस, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये सारी ऐसे ही पे चलेंगी। अब एक जैसे मान लीजिए कि रियल एस्टेट की कंपनी देखते हैं, जैसे इंडिया बुल्स फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, चलिए इंडिया सेल्टर ही देख लेते हैं, ठीक है, इंडिया सेल्टर हाउसिंग फाइनेंस, ये भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो लोगों को लोन देती है घर बनाने के लिए, स्मॉल लोन्स। इसका भी डेट इक्विटी कितना है? 1.49। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें 0.25 से लेकर 0.30 तक कंसिडर करना है, वो नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में करना है, वो हमें फाइनेंशियल या नॉन बैंकिंग कंपनीज पे नहीं करना। बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनीज के लिए हम डेट टू इक्विटी को इग्नोर करेंगे, उस पर हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और ये इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लग रही है, टेक्निकल नॉलेज आपकी बढ़ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, जहाँ भी आप देखते हैं कि आप सोशली ज़्यादा एंगेज्ड हैं, वहाँ इस वीडियो के लिंक को जरूर डालिए, ताकि मोर एंड मोर पीपल इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज के शेयर्स में, तो हम ये जो फंडामेंटल्स है, ये फंडामेंटल्स हम इग्नोर कर देते हैं। या तो हमें फंडामेंटल्स क्या होते हैं ये पता नहीं होता, फंडामेंटल्स चेक कैसे करते हैं ये नहीं पता, स्क्रीनर पे कैसे आते हैं या कौन कौन सी चीजें हैं उसको कैसे कंसिडर करना है, हमें ये नहीं पता। तो हर वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एक एक फंडामेंटल रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो को लेके आऊंगा, आपके बीच में सिखाऊंगा। इस तरह 10 या 11 पॉइंट जब हम सीख लेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है शेयर को फिल्टर करने के लिए, फिर स्क्रीनर पे हम एक क्वेरी लगा के हम क्या करेंगे कि एक पोर्टफोलियो टाइप के बनाने की कोशिश करेंगे, और वहां से देखेंगे कि हमें कैसे कैसे किस कंपनीज में इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना हमारे लिए वाइज डिसीजन है। तो ऑब्जेक्टिव मैं ये बोल रहा था कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लिंक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप, अनदर इंस्टाग्राम, अदर जहां भी आप शेयर करते हैं, राइट, ताकि मोर एंड मोर पीपल विल गेट बेनिफिट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अकाउंटिंग रेशियो, आरओसी, आरओई, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, इन सब चीज़ों को लेके आऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग को बढ़ाते रहिए। मैं अपने वीडियो के साथ सहारे तो आपको बढ़ाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, और फाइनेंशियल बुक्स पढ़िए, और कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिले, आपके थ्रू किसी दूसरे को भी ब्लेसिंग्स मिले। जब तक हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, हम प्रॉस्पेरिटी को नहीं पा सकते। प्रॉस्पेरिटी आना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम इस लाइफ में जब आए हैं तो वी हैव कम फॉर ए पर्पस, हमें उस पर्पस को अचीव करना है, कॉन्टिन्यूस उसके लिए आगे बढ़ते रहना है, छोटे छोटे प्रयास करना है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं फिर मिलता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच।